Hello students, welcome to Eureka Academy. This is Deepak Singhal. Welcome you all to the channel of Eureka Academy, and in this class I'll be talking about the subject and the syllabus decoding as far as the general paper and GK is concerned for all the teachers examination. मैं सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूं यूरेका एकेडमी के इस चैनल पर। आप आज इस क्लास में सिलेबस डिकोडिंग के बारे में मेरे साथ पढ़ेंगे। सिलेबस डिकोडिंग मतलब किस तरीके से आप लोग तैयारी करें टीचर्स एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जनरल पेपर में आने वाले जीके सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरीज हैं कि सर जीके में क्या पढ़े, कितना पढ़े, किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए और अटेम्प्ट करने से पहले भी आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ताकि जनरल पेपर के जीके इस विंग में पूछे जाने वाला कोई भी सवाल आप लोगों से छूटे नहीं। देखिए, बेसिक चीजें जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है, पहली बात तो वो ये है कि व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें। सबसे पहले जब ये समझ में आ जाता है तब बच्चे पूछते हैं सर हाउ टू स्टार्ट। रीडिंग तो हम लोगों को मिल गया, मगर अब शुरू कहां से करें। और शुरू करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है रिवीजन, किस तरीके से हो चीजों का। और इन तीनों चीजों को समझने से पहले हम लोगों को समझना यह पड़ेगा कि टीचर्स एग्जामिनेशन, सभी टीचर्स एग्जामिनेशन में जीके में जो सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं वो कितने होते हैं। अगर मैं उसके बारे में बात करता हूं तो देखिए, टोटल में 5 सब्जेक्ट आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने हैं। और किस तरीके से मैं वो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को लेके चलूंगा पॉलिटी में। पॉलिटी को खत्म करके आप लोग बढ़ेंगे मेरे साथ ज्योग्राफी। और जहां तक ज्योग्राफी की बात आती है, ज्योग्राफी के भी 2 वर्जन्स हैं जो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला तो है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा जो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा इकोनॉमी की तरफ। और इकोनॉमी के बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जनरल साइंस के बारे में, सामान्य विज्ञान। और यहां पे जनरल साइंस की भी 3 कैटेगरी है जो आप लोगों को पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट है जो टीचर्स एग्जामिनेशन में जनरली आप लोगों के सामने आते हैं, खास करके अगर जीके की बात कही जाए। अब देखिए, सबसे पहले बच्चों को मैं ये रिकमेंड करता हूं कि व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग विद मी, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू काइंडली रीड ऑल द एनसीईआरटीज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6th till class 8th. And if you have read all the NCERTs between class 6th to 8th, then my notes which will be given to you during this class will be sufficient. मैं सभी बच्चों से पहली बात तो ये अनुरोध करता हूं कि जब आप लोग इन 5 सब्जेक्ट्स के बारे में मेरे साथ पढ़ने जाएंगे तो सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि 6ठी से 8वीं तक की सारी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। देखिए, अब आप लोगों की उम्र ऐसी है, means the age in which you are preparing for the teachers examination. For you, studying the NCERTs of class 6 to 8 is not a difficult task. आप सभी के लिए 6ठी से 8वीं तक की एनसीईआरटीज पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों के लिए कॉमिक बुक की तरह है ये, और जितनी जल्दी पढ़ लेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने और भी स्पष्ट हो जाएंगे कि हम लोगों को किस तरीके से इस सिलेबस में आगे बढ़ना है। एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद एक एक टॉपिक जो आप लोगों ने एनसीईआरटीज में पढ़ा है मैं उसको थॉरोली डिस्कस करूंगा क्लास में। वो भले ही हिस्ट्री है, वो भले ही पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। और इन सभी को पढ़ने के बाद, इन सभी के बारे में जानने के बाद हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर भी आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाए जाने वाले हैं। हर सब्जेक्ट, जिसको मैं बोलता हूं सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर को पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को लेके चलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जो सभी तमाम टीचर्स एग्जामिनेशन में एक डिटरमाइनिंग रोल प्ले करता है, और वो है जनरल करंट अफेयर। इस जनरल करंट अफेयर में आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे दिवसों के बारे में, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, किस दिन क्या मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। आप स्पोर्ट्स के बारे में मेरे साथ पढ़ेंगे, और स्पोर्ट्स के साथ साथ सरकार की बहुत सी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि
आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये वो टॉपिक्स हैं जो जनरली हम लोगों को हर टीचर्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है पूरा की पूरा सब्जेक्ट डिकोडिंग। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इस हिस्ट्री को हम लोग बांटते हैं 3 चरणों में। पहला है प्राचीन भारत, जिसको आप एंशिएंट इंडिया कहते हैं। प्राचीन भारत को खत्म करने के बाद मैं आप लोगों को लेके चलूंगा मध्यकालीन भारत की तरफ, मिडिवल इंडिया की तरफ। मध्यकालीन भारत को खत्म करने के बाद आप पढ़ेंगे मेरे साथ आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया का बिल्कुल आखिरी में भारत को आजादी मिल जाती है। आजादी मिलने के बाद शुरू होता है भारत के संविधान का इतिहास। और जब आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ेंगे, वो चरण होगा जब मैं शुरू करूंगा आप लोगों की पॉलिटी, जिसको आप लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। पॉलिटी में तमाम सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप लोग पढ़ेंगे और पूरी पॉलिटी को मैं 2 भागों में बांट देता हूं। पहला तो है जब आप पढ़ते हैं मेरे साथ केंद्र सरकार के बारे में और केंद्र सरकार से संबंधित सारी पॉलिसी, सारे ऑफिसर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। और उसी की तरीके से मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार, और राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करने वाली पंचायती राज जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पंचायती राज है या नगर पालिकाएं हैं, ये सब चीजें आप लोग मेरे साथ पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों विंग को अलग रख के संविधान का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान के इतिहास के बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि संविधान का इतिहास एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों के एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है। देखिए, अगर आप अपने एनसीईआरटीज को पढ़ लेते हैं, और मैं हमेशा बच्चों को यह बोलता हूं कि एनसीईआरटीज को केवल पढ़ना है, याद नहीं करना है। क्योंकि जब आप चीजों को याद करने लगते हैं तब आपका उसको दोबारा पढ़ने के लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटीज को कॉमिक बुक की तरह पढ़ रहे हैं तो ऐसे में आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा मन करेगा आपका पढ़ने का। और अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ के मेरी क्लास में बैठेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को उस सब्जेक्ट के बारे में जो बेसिक है वो क्लियर होगा। देखिए, कुछ भी हो, मेरे सब्जेक्ट और जो मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा, वो भले हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी कुछ भी हो, हर एक चीज को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। हर एक क्लास के बाद आप लोगों को डेडिकेटेड 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो 10 क्वेश्चन जो कि पहले टीचर्स एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग बहुत सी टीचर्स एग्जामिनेशन में है, तो उस हिसाब को और उन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं नेगेटिव मार्किंग थोड़ा अपने सब्जेक्ट के लिए हाई रखता हूं, ताकि आप लोगों की पासिंग परसेंटेज जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। जैसे मेरे द्वारा पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चंस जो कि 20 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें हर 2 क्वेश्चन गलत करने पर मैं बच्चों के 1 नंबर काट लेता हूं। ऐसे में मेरे द्वारा दिए गए टेस्ट को पास करने के लिए कम से कम 60% आप लोगों के आने चाहिए। और अगर आपके आ रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे सब्जेक्ट में आप किसी भी टीचर्स एग्जामिनेशन में कभी मात नहीं खा सकते हैं। तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। एक टॉपिक मैं हिस्ट्री से उठा लेता हूं, वो टॉपिक जो बहुत आम है और सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग पढ़ चुके हैं, मगर समझ नहीं आता है कि ये सभ्यता का काल क्या है, सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। और भारत में पनप रही ये मतलब जो पनप रही थी उस समय, जिसको आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये एक्चुअली में है क्या। तो ये क्लास जनरली सब्जेक्ट डिकोडिंग की है बेटा। यहां पे आप लोग केवल मेरे साथ सिलेबस को पढ़ेंगे, सिलेबस में क्या क्या आपसे टीचर्स एग्जामिनेशन मांगता है कि आप लोग पढ़ें, वो सब चीजें आप लोग यहाँ पे खास करके ध्यान देंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया, सभी टीचर्स एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली जीके में 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी 2 भाग है, भारतीय भूगोल और जो पूरा विश्व भूगोल है। इन दोनों भूगोल को पढ़ने के बाद आप लोग चलेंगे मेरे साथ इकोनॉमी वाले सेक्शन में। और जब मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा, देखिए मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली अर्थव्यवस्था स्टैटिक पार्ट मतलब जो किताबों में लिखा है उससे कम, मगर करंट अफेयर से ज्यादा संबंधित होगी। क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर करंट अफेयर पूछे जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और अगर आप ये बहुत ध्यान से समझ चुके हैं कि इकोनॉमी में करंट अफेयर पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में करंट अफेयर का जो गवर्नमेंट पॉलिसीज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये सरकारी नीतियां
पूरी की पूरी आप लोगों की इकोनॉमी जब चलेगा उसमें पढ़ा दी जाएंगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सभी टीचर्स एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो है आप लोगों के कंसेप्ट। देखिए आजकल जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आईक्यू लेवल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप लोगों के आईक्यू और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग से वो क्वेश्चन निकाल के देता है। खास करके सिचुएशन वाइज क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं, जिसमें 4 कथन आप लोगों के सामने किसी एक टॉपिक से संबंधित लिख दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि सर इन 4 कथनों में से सही कथन कौन सा है। और अगर आप ये पॉइंट कर सकते हैं कि सही कथन इन 4 कथनों में से ये वाला है और ये वाला गलत है, तो ऐसे केस में सामने वाला इंसान जो चेकर है वो समझ जाएगा कि भाई आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत गजब की है। और वही अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आप लोग मेरे साथ मेरी इस जीके की क्लास में कवर करेंगे। हर एक टॉपिक बेटा मैं बिल्कुल स्क्रैच से उठाऊंगा, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप लोगों को उस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। मैं फिर भी आपको एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि एनसीईआरटीज आप लोगों के बेस को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। हालांकि हमारे द्वारा दी जाने वाली क्लासेस जो कि आप लोग मेरे साथ यूरेका एकेडमी में पढ़ेंगे, हर एक चीज को मैं बेस क्लियर करने के बाद ही बनाऊंगा। वो बेस जो मैं आप लोगों को क्लास में बनवाऊंगा, आप लोगों का वो बेस जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अगर वो आप लोग पहले से ही पढ़ के आएंगे, ऐसे केस में मेरे द्वारा बोले जाने वाली हर एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग एनसीईआरटीज को पढ़ने के लिए कहते हैं। देखिए मैं 8वीं से ऊपर की एनसीईआरटीज आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं। हालांकि बहुत से इंस्टीट्यूट आपको बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे कि 8वीं तक की एनसीईआरटीज सफिशिएंट नहीं है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को बोलता हूं कि जो नोट्स मैं आप लोगों को क्लास में लिखवाऊंगा बेटा वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उन नोट्स को अगर आप एनसीईआरटीज की सहायता से पढ़ेंगे तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका पहले 80% था वो बढ़ के 95% हो जाएगा। 95% की क्लैरिटी आप लोगों को मेरे सब्जेक्ट में आ जाएगी। अब बात यह आती है कि सर इतना वाइड सिलेबस है और जो मार्क्स आते हैं इसका वो मात्र 20 और बहुत सी टीचर्स एग्जामिनेशन में जीके की जो क्वांटिटी ऑफ मार्क्स है वो 30 मैक्सिमम होता है। तो ऐसे केस में मार्किंग स्कीम तो बहुत कम है मगर सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाए। अब देखिए बात जहां पे आती है कि सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए, उसमें भी मैं बच्चों को यह बताता हूं बेटा रिपीटेडली रीडिंग चाहिए मुझे। रिपीटेडली रीडिंग का मतलब क्या है कि अगर आप जिस दिन जो पढ़ाया गया है उसको बार बार पढ़ने की हैबिट डाल लें। जैसे आज मैंने कुछ पढ़ाया वो आप लोगों ने नोट किया और आप उसको अगले दिन दोबारा पढ़ते हैं, जिस दिन आप पढ़ के गए उस दिन तो पढ़ ही रहे हैं। ऐसे केस में अगर आप रिपीटेडली रीड करेंगे उस चीजों को तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ये सबसे आसान तरीका है जीके को याद रखने का, क्योंकि जीके आप जितनी याद करेंगे, जबरदस्ती याद करेंगे, उतनी ही तेजी से वो आपके माइंड से फ्लश आउट हो जाएगी और वो नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चों की कंप्लेंट आती है कि सर क्लास में तो समझ में आ गया, क्लास में तो पता भी लग गया कि ये चीज क्यों हुई थी और इस चीज का क्या परिणाम था, ये क्यों लेके आए थे, मगर जब हम लोग क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को देखते हैं, ऐसे केस में जो चीजें हम लोगों ने क्लास में पढ़ी होती है वो एकदम झटपट बाहर हो जाती है दिमाग से, समझ नहीं आता है कि कैसे करें प्रिपरेशन। तभी मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं कि बेटा रिपीटेडली रीडिंग इज द की टू पास एनी एग्जाम, वेदर इट इज अ टीचर्स एग्जाम, और अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी भी आप इस टेक्निक से पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास ये हैबिट है कि आप एक चीज को पढ़ने की हैबिट डाल लें ना कि याद करने की, तो मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला ये कोर्स बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। देखिए जैसे कि मैं बताता हूं अपनी क्लास में सभी बच्चों को बार बार बोलता हूं कि आपके द्वारा पूछे जाने वाला हर एक डाउट वो आपके लिए भले कितना ही बेकार क्यों ना हो, मगर मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो घर इस डाउट से जाए कि उसका वो डाउट क्लियर नहीं हुआ है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास में, आपको जो डाउट आ रहा है आप वो पूछिए, मगर वो सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसी से रिलेटेड होना चाहिए। आपके सारे डाउट्स मैं क्लास में क्लियर करूंगा, वो भली पॉलिटी के, इकोनॉमी के है, वो भली हिस्ट्री के क्यों ना हो या भूगोल से संबंधित क्यों ना हो। अब भूगोल जहां तक आता है, भूगोल बच्चों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, भूगोल डिफिकल्ट नहीं है, हम लोगों का पढ़ने का तरीका भूगोल को गलत है। देखिए जहां तक हिस्ट्री, इतिहास और भूगोल की बात आती है, इन दोनों ही सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए मैप के तरीके से।
वो मैप जो मैं आप लोगों से बनवाऊंगा भी आपकी कॉपीज में, हालांकि देखिए किसी भी टीचर्स एग्जामिनेशन में आपको कहा नहीं जाएगा मैप बनाने के लिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, आप इस एग्जाम में बैठ रहे हैं क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं। ऐसे केस में आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स शुड बी वेरी मच परफेक्ट। जिस तरीके से आप बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इस तरीके से देनी चाहिए कि बच्चा आपके द्वारा दी जाने वाली हर एक चीज झटपट समझ जाए। और वो कैसे समझेगा? जब आप उस चीजों को विजुअलाइज करवाएंगे, जब आप किसी बच्चे को यह मजबूर कर देंगे कि वो उसकी पिक्चर बनाए दिमाग में, क्योंकि आपका दिमाग चीजों को लिखता नहीं है, आपका दिमाग चीजों को बनाता है। अगर मैं आपको बोलता हूं एप्पल, तो वो एप्पल लिखा हुआ नहीं आएगा आपके पास, APPLE नहीं आएगा, वो एप्पल की इमेज बनेगी आपके दिमाग में, वो लाल कलर का सेब आपका दिमाग सोचने लगेगा। तो वो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और हिस्ट्री में आपको बताऊं, जो कि सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को पढ़ने में, ये सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को जब आप लोग ये पढ़ना मेरे साथ शुरू करेंगे। और आज की क्लास के लिए इसीलिए मैंने डेमो टॉपिक जो उठाया है वो मेरा हिस्ट्री से ही संबंधित है, ताकि बच्चों को हिस्ट्री खास करके ये सब्जेक्ट पढ़ने में, इसको समझने में किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि भाई हिस्ट्री बहुत सिंपल है, हम लोगों ने कभी इस तरीके से पढ़ा ही नहीं हिस्ट्री को। जो मैं आज आप लोगों के सामने देखे लेके आने वाला हूं, हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो मैं उठाऊंगा आप लोगों के सामने, वही पहला टॉपिक आप लोगों को छठी और आठवीं की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। और वो पहला टॉपिक है हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित। देखिए, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना शुरू करते हैं, एनसीईआरटी इसको एकदम से पढ़ाना शुरू कर देती है, मगर मैं बच्चों को एकदम से नहीं पढ़ाता हूं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज को पढ़ाने से पहले मैं बच्चे का बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करता हूं, ताकि उस टॉपिक से संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। चलिए मुझे जवाब दीजिए और सोचिए, अपने दिमाग में एक चीज को लेके आइए और सोचिए कि सभ्यता कब शुरू होती है, और क्या वो चीज थी जो एक मानव को सभ्यता जैसी चीज के लिए सोचने पे मजबूर कर रही थी उस समय। क्योंकि हम लोगों को पता है कि आज से तकरीबन 25 लाख साल पहले मानव जो था वो धरती पे आया था, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। ये वो डेट है जब मानव के पूर्वज धरती पर पनपना शुरू हुए थे। मात्र 25 लाख सालों के भीतर आप मानव की रफ्तार देखिए। वो मानव जो पहले केवल एक शिकारी था, जो पहले केवल एक संग्राहक था, मतलब एक हंटर था, एक गैदरर था, वो आज किस तरीके से एक आधुनिक मानव में परिवर्तित हो गया। How that human is converted into a modernized man who was earlier a hunter and gatherer। किस तरीके से मानव अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर रहा है। हिस्ट्री उसी चीज को समझने की ब्यूटी है जो आज तक आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं होगी शायद। देखिए, जब हम लोग सभ्यता के काल को समझाने की कोशिश करते हैं, तब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं वो काल जब मानव अपने जीवन को किसी तरीके से चलाने के लिए प्रयास कर रहा था। और वो पूरा काल आप लोगों के सामने पाषाण काल के सामने, और पाषाण काल के रूप में सामने आता है, स्टोन एज के रूप में सामने आता है। इसको पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जो चीजें आप लोगों को मिलती है वो मानव के द्वारा बनाए गए पत्थर के टूल्स हैं, जो हर काल के बाद मानव बदल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर रहा है। इसलिए इस पूरे काल को आप लोग पाषाण काल कहते हैं। और इस पाषाण काल के भी 3 आप लोगों के पास डिवीजन है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। मगर पाषाण काल एक वो काल है जो मानव का सभ्य जीवन शुरू करने से पहले का काल है, जब मानव एक जगह पर रुककर एक सभ्यता, एक बहुत बड़ी चीज के बारे में सोचने वाला है। उससे पहले का युग है ये पाषाण काल। और पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो मानव की जिंदगी कैसी है पाषाण काल में, सोचिए उसके बारे में। मानव की जिंदगी केवल एक शिकारी और संग्राहक जैसी है। शिकारी और संग्राहक की जीवन किस पे डिपेंड होता है? शिकारी और संग्राहक का जीवन डिपेंड होता है खाने पर, फूड पर। जहां पर खाना उसको मिलेगा वो वहीं पे बस जाएगा, और अगर उस क्षेत्र में खाना खत्म हो गया है तो वो उस क्षेत्र को छोड़ देगा, वो किसी और क्षेत्र में प्रवास कर जाएगा। तो एक तरीके से आप खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं। इस काल में आप एक नोमैडिक है, आप एक नोमैड है। आप खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह निरंतर जा रहे हैं। आप सोच नहीं रहे हैं कि आपको एक जगह पे बसना है, क्योंकि ये खाना आपको एक जगह पे बसने नहीं दे रहा है। बच्चों,
ये बात है आज से तकरीबन 9000 साल पहले की। 9000 साल पहले की। मैं हमेशा बच्चों को ये चीज बताता हूं कि बेटा इतिहास में कुछ भी एकदम से नहीं हो जाता है। इतिहास में कोई भी चीज जो आप लोगों के सामने आती है वो हर एक चीज को आने में एक समय लगता है। इतिहास उस समय का नाम है। इतिहास में हर एक चीज टाइम लेती है अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। आज से तकरीबन देखिए, अगर मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करता हूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज से 10,000 साल पहले, तकरीबन आज से 10,000 साल पहले हम लोगों को कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। और ये कृषि का सबसे पहला साक्ष्य आधुनिक पाकिस्तान का प्रांत बलूचिस्तान में स्थित एक जगह जिसका नाम था मेहरगढ़, वहां से आप लोगों को देखने को मिलता है। मेहरगढ़ में रहने वाले लोग आज से 8,000 9,000 साल पहले कृषि करना जान गए थे। और जब ये कृषि करना जान गए थे, इसीलिए इसको एक क्रांति का नाम दिया गया। जब मानव कृषि के बारे में सोचने लगता है, जब मानव को समझ में आता है कि कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, और जब मानव एग्रीकल्चर करने लगता है, इसी चीज को बहुत से इतिहासकारों ने क्रांति का नाम दिया। अब हम लोग समझेंगे कि इसको क्रांति क्यों कहा गया। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें जो मैं आप लोगों को क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं, ये सब चीजें आप लोगों की टीचर्स एग्जामिनेशन में नहीं पढ़ाई जाने वाली है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, ताकि सभ्यता का काल आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि ये क्यों शुरू होता है। देखिए, इतिहास में सबसे डिफिकल्ट चीज जो हम लोगों को लगती है वो ये है कि सर पता ही नहीं है कि ये शुरू कैसे हो रहा है, सर पता ही नहीं है कि क्या एकदम से हिस्ट्री में कब क्या हो रहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सब चैप्टर एक दूसरे से अलग है, ऐसा लगता है कि सब एक तरीके से चैप्टर ही है, ये एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि एक दूसरे से जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए सर ये याद भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि एक एक चैप्टर है। देखिए, जब तक आप इसको चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, तब तक बेटा ये आपको समझ में नहीं आएगी। हिस्ट्री, वो भले ही आपका प्राचीन भारत है, वो मध्यकालीन क्यों ना हो, वो भले ही आपका मॉडर्न इंडिया क्यों ना हो, हर एक चीज एक दूसरे से हूबहू बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं सिविलाइजेशन के काल की, एक सभ्य जीवन शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सभ्य जीवन शुरू करने से पहले मानव केवल एक शिकारी और एक संग्राहक है। यह भी बता दिया कि शिकारी और संग्राहकों का जीवन किस पे डिपेंड होता था, खाने पर, फूड पर। और खाना आप लोग खुद नहीं बना पा रहे हैं, खाना आप लोगों को खुद नहीं मिल रहा है। खाने की तलाश, इन सर्च ऑफ फूड, एक वो महत्वपूर्ण चीज है जिस पे आपका जीवन निर्भर था। और क्योंकि खाने की तलाश में आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, इसलिए हंटर और गैदरर का जो जीवन था वो बहुत ही खानाबदोश जीवन था, वो बहुत ही नोमैडिक लाइफस्टाइल था। और सोच के देखिएगा, जब आप किसी एक जगह पर लंबे समय तक रह ही नहीं पा रहे हैं, जब आप किसी एक जगह पर बस ही नहीं सकते हैं, तो क्या आप उस जगह के विकास के बारे में सोचेंगे कभी? Will you ever think of developing that area where you are not going to stay for longer time? ये जीवन बेटा एक तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को कोई फ्लैट मैंने दे दिया और बोला कि आपने इस फ्लैट में 6 महीने के लिए रहना है, और हर 6 महीने बाद आपको नया फ्लैट दिया जाएगा। तो क्या आपके पास जो सैलरी आ रही है, क्या आप वो सैलरी खर्च करेंगे उस फ्लैट को ब्यूटीफाई करने में, उस फ्लैट को सुंदर बनाने में, जब आपको पता है कि 6 महीने बाद आपको ये जगह छोड़ देनी है? यही जीवन है इन लोगों का। जब आपको पता है कि ये खाना जिस एरिया में आप बैठे हैं ज्यादा देर तक नहीं मिलेगा, इस क्षेत्र को आपको आज नहीं तो कल छोड़ के जाना ही है, ऐसे केस में ना तो आप अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं और ना ही आप उस क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं। तो बात क्या है कि ये खानाबदोश जीवन ही है आपका, जो आपको ये सब चीजें करने से रोक रहा है। और इसी खानाबदोश जीवन का अंत उदय करता है सिविलाइजेशन के काल को।
और कैसे होता है ये सिविलाइजेशन का पीरियड, किस तरीके से स्टार्ट होता है। बच्चों, वही तो चीजें समझनी है हम लोगों को इस क्लास में। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 7,000 से 8,000 साल पहले, और टू बी वेरी प्रिसाइज, आप लोगों को डेट तो नहीं याद रखनी है, आज से 10,000 साल पहले, मतलब 2020 में आप लोग रह रहे हैं, आज से 10,000 साल पहले मेहरगढ़ एक वो जगह है जहां के लोगों ने सबसे पहले कृषि करना सीख लिया था। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले कृषि करना सीख लिया था। और ये जिस प्रकार के विलेजेस में रहते थे, सभ्य जिस प्रकार का जीवन ये जी रहे थे, माना जाता है कि शायद मेहरगढ़ ही वो जगह है जिससे धीरे धीरे मानव एक सभ्यता के विकास के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। अब कैसे होता है ये, और मेहरगढ़ से संबंधित है सबसे पहला साक्ष्य जो कि एग्रीकल्चर का आप लोगों को मिलता है, कृषि का मिलता है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर एक तरीके से आपके जीवन में रेवोल्यूशन से कम नहीं है, आपके जीवन में क्रांति से कम नहीं है। क्यों नहीं है कम? क्यों मैं एग्रीकल्चर को एक रेवोल्यूशन मानता हूं? क्योंकि ये एग्रीकल्चर ही है, ये कृषि ही है जो आपके नोमैडिक लाइफस्टाइल का अंत कर रहा है, आपके खाना बदोश जीवन का अंत कर रहा है ये कृषि। और जब आप लोग कृषि के बारे में जानना शुरू करते हैं, जब आप कृषि करना शुरू करते हैं, ऐसे केस में अब आपको जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अब आप उस क्षेत्र पर बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, क्योंकि मानव के खाने की जरूरत जो पहले उसको ढूंढनी पड़ती थी, अब वो उसे खुद बना पा रहा है। मानव अपने खाने की जरूरत अब खुद पूरी कर सकता है। मानव किसी और स्रोतों पर निर्भर नहीं है। और ये वही टाइम पीरियड है जब मानव एक सभ्य जीवन की शुरुआत करने वाला है। सभ्यता की शुरुआत करने से पहले, सिविलाइजेशन की शुरुआत करने से पहले आपको किसी एक एरिया में लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तभी तो आप उस एरिया के विकास के बारे में सोचेंगे। अगर आपको पता है कि आपने उस क्षेत्र को छोड़ देना है, तो क्या कभी आप उस एरिया को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे? नहीं सोच पाएंगे। और इसलिए ये कृषि मानव के जीवन में क्रांतिकारी रोल अदा करती है, वो क्रांतिकारी रोल जो मानव को अब धीरे धीरे एक सभ्य जीवन की तरफ खींच रही है, वो सभ्य जीवन जो कि सभ्यता को बनाने वाला है। और आज से 5,000 साल पहले हम लोगों को हड़प्पन सभ्यता के एविडेंसेस मिलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जिससे पता लगता है कि भारत भी विश्व के मानचित्र पर है जहां मानव ने उस समय की आधुनिक सभ्यता का विकास किया था। ये कृषि जो आप लोगों को मेहरगढ़ में सबसे पहले देखने को मिलती है, इसी कृषि से पता लगता है कि मानव अब एक क्षेत्र पर रह रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लोग कृषि करना शुरू करते हैं, क्या सारे ही लोग कृषि करेंगे? सोच के देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं नोमैडिक लाइफस्टाइल की बात करता हूं, एक खाना बदोश जीवन की बात करता हूं, इस खाना बदोश जीवन की खास बात ही यह थी कि आपके लिए कोई और खाना ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। नो वन विल गो टू फाइंड द फूड ऑन योर बिहाफ। अगर आपको खाना खाना है तो आप अपने खाने की जरूरत खुद पूरी कीजिए। मगर एग्रीकल्चर में अब ये वाली चीज भी खत्म हो गई, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग केवल खाने की जरूरत पूरी करने में ही लगे रहे, केवल उसी में व्यस्त रहे। इस एग्रीकल्चर ने किसी एक कम्युनिटी, एक समुदाय को काम दे दिया कि आपका यह काम है कि आपने इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए खाना बनाना है, खाना उगाना है। लोग आपसे आके खरीदेंगे खाना। मतलब क्या कि खाना बदोश जीवन जो सभी को व्यस्त रखता था, एग्रीकल्चर ने अब इस क्रांति ने अब किसी एक पार्ट को व्यस्त रखा और बाकी सारी जनता को फ्री कर दिया। अब वो जनता, वो पॉपुलेशन जो अब अपने खाने की चिंता से बिल्कुल मुक्त है, क्योंकि उनके लिए खाना वो किसान उगा रहा है, अब वो कुछ और चीज के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या हम दोनों खाना उगा रहे हैं? नहीं, हम मार्केट में जाके खाना खरीद रहे हैं। और वो जो खाना हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारे लिए उगा कौन रहा है? कौन उगा रहा है? किसान उगा रहा है।
तभी तो हम किसी और व्यवसाय में अपना दिमाग लगा सकते हैं। और ये दिमाग ही है जो आप लोगों ने खाने से माइग्रेट किया और उस क्षेत्र के विकास में लगा दिया। अब वो जनता जो अब अपने खाने की चिंता से बिल्कुल मुक्त है, उस जनता ने अपने आप को अलग अलग तरह की कार्य कर और अलग अलग तरह के व्यवसाय में व्यस्त करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहलाए कारीगर। कारीगर किसके? बर्तन बना रहे हैं। कुछ लोग, उनका सारा काम केवल बर्तन बनाने का है। कुछ लोग ज्वेलरी बना रहे हैं, सोनार हैं। कुछ लोग सड़क बना रहे हैं, कुछ दीवार बना रहे हैं, कुछ लोग दीवार में बनने लगने वाली ईंट बना रहे हैं, और कुछ लोग व्यस्त है उस पूरे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए। और ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि ये सभी लोग अब अपने खाने की चिंता से बिल्कुल मुक्त है। तभी ये उस सोसाइटी में अन्य पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। और यही शुरुआत है बेटा सभ्यता की। यही शुरुआत है सभ्यता की। आज से 8,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले जब आपने कृषि करना शुरू किया, तब आपको 3,000 साल लग गए। इस जगह से एक सभ्य जीवन शुरुआत करने में आप लोगों को तकरीबन 3 से 4,000 साल लग गए, जब आप लोगों को हड़प्पन सभ्यता जैसी चीज भारतीय उपमहाद्वीप में उभरती नजर आती है। और हड़प्पन सभ्यता का काल आप लोग 2500 से लेकर 1500 बीसी के बीच में प्लेस करते हैं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बीसी का मतलब क्या है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेटा इतिहास में आप 4 प्रकार के टर्म मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला तो टर्म होगा वो होगा बीसी, दूसरा होगा एडी, तीसरा होगा सीई और चौथा होगा बीपी। अगर मैं बीसी की बात करता हूं तो यह है ईसा पूर्व, ये है ईसा बाद, ये कॉमन इरा है, और ये आज से पहले। माना जाता है जीसस क्राइस्ट, ईसाइयों के भगवान, उनका जन्म 0 सेंचुरी में हुआ था, 0 शताब्दी में। 0 सेंचुरी से पहले का काल कहलाता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी, और 0 सेंचुरी से उसके बाद के साल कहलाते हैं एडी, एनो डोमिनी। बहुत से देशों ने इस काल के बंटवारे पर अपनी अपनी टिप्पणियां रखी और कहा कि हम लोग ईसाई धर्म के प्रचारक नहीं हैं, हम ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, और क्योंकि हम लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं तो हम लोगों को क्यों अपना दिमाग, और हम लोग क्यों ये बीसी और एडी जैसी क्वालिफिकेशन डिवीजन को माने। इसलिए बहुत से देशों ने बोला कि अगर आप एडी नहीं मानते हैं, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ईसाई का युग, जब ईसाई जन्म ले चुके हैं उसके बाद का काल, तो ऐसे लोगों ने एडी को नाम दे दिया सीई, कॉमन इरा, सामान्य काल। और जिस काल में आज आप लोग जी रहे हैं वो 2020 सीई, कॉमन इरा है। और हड़प्पन सभ्यता का विकास 2500 से 1500 बीसी के आसपास होता है। ये वो काल है जब मानव एक ऐसी सभ्यता का विकास कर रहा है जिस सभ्यता को विश्व की सबसे आधुनिक सभ्यता का खिताब मिला। आप हड़प्पन सभ्यता को पूरे विश्व की सबसे मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। और इस प्रकार की आधुनिकीकरण जो हम लोगों को इस काल में देखने को मिल रहा है, ये एकदम से नहीं उभर गया है, क्योंकि कृषि इस काल से पहले, अगर मैं मेहरगढ़ की बात करता हूं तो सबसे पहला एविडेंस कृषि का हम लोगों को 8000 बीसी के आसपास मेहरगढ़ पे मिलता है। ये जगह जो कि मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा था, और इसलिए मैंने बोला 8000 बीसी, तो मतलब आज से तकरीबन 10,000 साल पहले हम लोगों को मेहरगढ़ एक जगह मिली जहां के रहने वालों ने कृषि करना सबसे पहले शुरू किया। मेहरगढ़ से आप लोगों को इस अवस्था में पहुंचने के लिए देखिए कितने साल लग गए। मेहरगढ़ से हड़प्पन सभ्यता जैसी कोई चीज को ऐसी चीज का विकास करने के लिए तकरीबन आप लोगों को 5,000 साल लग गए, जब आप लोग हड़प्पन सभ्यता जैसी कोई चीज विकसित करते हैं। तभी मैं कहता हूं इतिहास में कुछ भी एकदम से नहीं हो जाता है। ये हड़प्पन सभ्यता, इस सभ्यता का वो काल है क्योंकि उस कृषि ने बहुत से दिमाग खाली कर दिए जो कि उससे पहले केवल खाने में व्यस्त थे, खाना ढूंढने में व्यस्त थे। अब उन लोगों ने अपने आप को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में बिजी करना शुरू कर दिया
और ये वही काल है जब आप अपने क्षेत्र का विकास करना शुरू करते हैं, और यही है वो हड़प्पन सभ्यता। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया कि सभ्यता का विकास किस तरीके से होता है। देखिए, जब आप लोग हड़प्पन सभ्यता को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तब मैं लोगों को यह भी बताता हूं, अपने प्यारे बच्चों को यह भी बताता हूं कि बेटा, हड़प्पन सभ्यता ही नहीं है उस काल में जो पनप रही थी। विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यता एक दूसरे के समय में पाई जाती है विश्व के मानचित्र पर। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पन सभ्यता उभर रही थी, उसी तरीके से मध्य एशिया और सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करता हूं, वहां पे उभर रही थी मेसोपोटामियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अफ्रीका में उभर रही थी, अफ्रीकन महाद्वीप में उभर रही थी इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और चाइना में उभर रही थी चीनी सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन। इन सभी सभ्यताओं की एक आम बात, अगर एक कॉमन चीज आप लोग ढूंढे तो वो क्या होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि ये सभ्यता जो उभर रही है, ये क्यों उभर पा रही है? क्योंकि ये सभ्यता जिस चीज पर आधारित है वो कृषि है। आप कह सकते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर ही तो है जिसने बाद में जाकर इस कृषि ने ही तो इस सभ्यता को अंजाम दिया। इस कृषि ने ही तो सिविलाइजेशन को पनपने में सबसे महत्वपूर्ण रोल बनाया है और दिया है। इसलिए जितनी भी सभ्यताएं विश्व में उभर रही थी, ये चारों सभ्यताएं जिसके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये चारों की चारों सभ्यताएं पानी, नदी के किनारे उभर रही थी। क्यों भाई? क्योंकि एग्रीकल्चर वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को एक सभ्य जीवन बनाने में हेल्प कर रहा था। ये एग्रीकल्चर ही तो है जो आप लोगों की सभ्यता को सपोर्ट कर रहा था। और एग्रीकल्चर को करने के लिए, कृषि को करने के लिए सिंचाई चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पानी कहां से मिलेगा? नदी के किनारे। इसलिए विश्व की ये 4 की 4 प्राचीनतम सभ्यताएं चारों की चारों नदी के किनारे उभरती नजर में आती हैं। जैसे कि अगर मैं मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया की बात करता हूं, यहां पे उभरने वाली सभ्यता जिसको आप लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं, ये 2 नदियों के पास में उभर रही थी और 2 नदियों के बीच में उभर रही थी, जिसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। दोआब एरिया मतलब लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। और वो 2 नदियां जिसके बीच पे ये मेसोपोटामिया उभर रही थी, वो 2 नदी थी यूफ्रेटस और टिग्रिस। नदी यूफ्रेटस और नदी टिग्रिस। अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो मिस्र की सभ्यता उभर रही थी नाइल रिवर के पास। भारत में वो नदी थी सिंधु, और सिंधु की 5 सहायक नदियां रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास। और अगर मैं चाइना की बात करता हूं तो चाइना में उभर रही थी चाइनी सिविलाइजेशन, येलो, पीली या यांगस्ते नदी के पास। इसको आप लोग येलो रिवर भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं, चाइना की येलो रिवर। तो ये चारों की चारों सभ्यता जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये पानी के स्रोत के पास उभर रही है क्योंकि एग्रीकल्चर ही है जो कि इन सभ्यता को सपोर्ट किए रखे हैं। अगर एग्रीकल्चर खत्म हो गया तो इन सभ्यताओं का नामो निशान मिट जाएगा। और इसलिए एग्रीकल्चर को चलाने के लिए आपको पानी की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर को सिंचाई चाहिए और सिंचाई व्यवस्था पानी के स्रोत के आसपास ही विकसित की जा सकती है। मगर ये जितने क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जितनी भी सभ्यता का, अगर मैं भौगोलिक विस्तार की बात करूं, भौगोलिक विस्तार मतलब कितनी बड़ी सभ्यता थी, इन चारों सभ्यता में से भारतीय उपमहाद्वीप में उभरने वाली हड़प्पन सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार इन सभी सभ्यताओं से सबसे ज्यादा था। और क्षेत्रीय विस्तार सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी भारत की हड़प्पन सभ्यता सबसे आधुनिक सभ्यता भी है। अब वही चीज आप लोगों ने मेरे साथ पढ़नी है। तो यहां तक आप लोग मेरे साथ समझ चुके हैं कि किस तरीके से वो मानव जो एक खानाबदोश जिंदगी जी रहा था, कैसे वो धीरे धीरे इतिहास में एक सभ्य जीवन की शुरुआत कर रहा है। और वो शुरुआत क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो अब अपना खाना उगाना जान गया है। उसको खाने की तलाश में एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है अब। और क्योंकि ये जरूरत अब खत्म हो गई है, आप एक क्षेत्र पे लंबे समय तक रह सकते हैं। और जब आपको एक क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहना होता है,
तभी आप उस क्षेत्र के विकास के बारे में सोच सकते हैं। और यही प्री कंडीशन है जो किसी भी सभ्य जीवन या सभ्यता जैसी चीज के विकास के लिए जरूरी है। और तभी हम लोग समझ पाए कि ये सभ्यताएं पानी के स्रोत के पास ही क्यों उभर रही थी। ये सारी प्राचीनतम सभ्यताएं क्यों पानी के स्रोत के आसपास ही उभर रही थी। इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है। अब बात करते हैं वो सब चीजें जो एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और वो सब चीजें अब मैं आप लोगों को मैप में पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों ने हड़प्पन सभ्यता के बारे में बताना है और कैसे आप लोग इस सभ्यता के बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं क्लास में कि देखिए, मैप एक ऐसी चीज है जो किसी भी टॉपिक को समझने में आप लोगों की बहुत अच्छी खासी मदद कर सकती है। और जब आप लोग हड़प्पन सभ्यता को समझने के लिए जाते हैं, ऐसे केस में हड़प्पन सभ्यता का भौगोलिक विस्तार एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बेटा, ये जो मैप है ये इंडिया का है, जो मैं यूपीएससी के बच्चों को बनाना सिखाता हूं। बहुत जल्दी बन जाता है ऐसे केस में। हड़प्पन सभ्यता, अगर मान लीजिए कि ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के साथ में लगने वाला अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान ये प्रोविंस है पाकिस्तान की, और यहां पर है वो जगह मेहरगढ़ जहां पे आपको सबसे पहले कृषि का एविडेंस मिलता है। ये मेहरगढ़ है और माना जाता है कि इसी जगह से ये सभ्यता एक्चुअली अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। इस सभ्यता का अगर मैं भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो जम्मू कश्मीर, जो कि अभी तो खैर लद्दाख में चला गया, लद्दाख में जगह है मांडू। मांडू से लेकर ये सभ्यता, मांडू से लेकर ये सभ्यता महाराष्ट्र में दाइमाबाद, दाइमाबाद ये उत्तरी पॉइंट है इसका, ये दक्षिणी पॉइंट है इसका। दाइमाबाद बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास स्थित ये जगह जिसका नाम है सुख्ता गैंडोर। सुख्ता गैंडोर जो कि पश्चिमी पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट है। यहां से लेकर ये सभ्यता ईस्टर्न पॉइंट, यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि इसका ईस्टर्न पॉइंट है, इसके बीच ये सभ्यता विकसित थी। तो ये क्षेत्र जो आप लोगों को इस सभ्यता का मिला है अभी, इस क्षेत्र के बीच में ये हड़प्पन सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में उभर रही थी। और ये क्षेत्र जिस पर ये उभर रही थी, ये विश्व की सभी तमाम सभ्यताओं से सबसे ज्यादा था। इसलिए हड़प्पन सभ्यता ना ही केवल विश्व में उस समय उभरने वाली सबसे ज्यादा बड़ी सभ्यता थी, मगर सबसे आधुनिक भी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप भारतीय इस सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता ही क्यों कहते हैं? कुछ लोग इसको हड़प्पन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब इसकी बात मैं आप लोगों को विस्तार में बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग इसका नाम देते हैं। देखिए, इतिहास में एक रीत है, इतिहास में एक रीत है कि जब भी आप लोगों को किसी चीज के बारे में पता लगता है सबसे पहले, तो आप उस चीज का नाम उस जगह पर जहां पे वो सबसे पहले पाई गई उसके नाम पर रख देते हैं। ये बात सबको समझ में आता है। ये बात थी 1900 के दशक की, और अब मैं कह सकता हूं 1915 से 1925 के बीच में ये बात थी, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी और अध्यक्ष सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हम लोगों को सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में पता लगता है। और उन्हीं की अध्यक्षता में सन 1921, टाइम पीरियड है 1921 का, 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इतिहासकार और मैं कहूंगा पुरातत्व विशेषज्ञ जिनका नाम था दयाराम साहनी, इनकी अध्यक्षता में हम लोगों को सबसे पहला प्रांत हड़प्पा मिलता है। हड़प्पा, इस जगह को आप लोग आधुनिक पाकिस्तान में पाते हैं, यह हड़प्पा था। जब हम लोगों को ऐसी किसी सभ्यता के बारे में पता लगा,
वो सन 1921 की बात थी। दयाराम साहनी जो कि किसके अंडर काम कर रहे थे, अपने अधिकारी सर जॉन मार्शल के अंतर्गत काम कर रहे थे, जब आप लोगों को हड़प्पा सन 1921 में सबसे पहले मिलता है। और सर जॉन मार्शल को उस समय यह लगा कि भाई ये सारी की सारी सभ्यता सिंधु नदी के पास ही उभर रही थी, इसलिए सर जॉन मार्शल ने सबसे पहली बार इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। सर जॉन मार्शल ही है जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। मगर बच्चों, आज की डेट में, आज की डेट की बात करता हूं मैं, आज की डेट में 1060 से ज्यादा जगहें ढूंढ ली गई हैं जो कि इस हड़प्पन सभ्यता से जुड़ी है। और ये 1060 से ज्यादा जगहें, सारी की सारी जगहें केवल सिंधु नदी के पास नहीं है। इसलिए इतिहासकारों को अब यह लगना शुरू हुआ कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम सही नहीं है। इसलिए ये सहमति बिठाई गई कि इस सभ्यता का नाम रखा जाएगा उस पहली जगह से जिसको सबसे पहले खोजा गया था, और वो सन 1921 में खोजी गई हड़प्पा थी। उसी के नाम पर आज ये सभ्यता हड़प्पन सभ्यता कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट in Pakistan, modern day Pakistan, Harappa, this area, this civilization has been named as Harappan civilization। और अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूं तो ये जगह सिंधु नदी की सहायक नदी रावी, सिंधु नदी की सहायक नदी ब्यास और जितनी भी 5 सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदी के पास स्थित जगह थी। ये सिंधु नदी के पास में स्थित नहीं है। हड़प्पा की अगर मैं बात करता हूं तो हड़प्पा के बेसिस पर आपने इस जगह का नाम, इस सभ्यता का नाम हड़प्पन सभ्यता रखा। और जब हम लोग बात करते हैं इस सभ्यता के आधुनिकीकरण की, तो अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस सभ्यता को विश्व की सबसे आधुनिक सभ्यता बनाती है। अब कौन कौन से पॉइंट है जो आप लोग मेरे साथ क्लास में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि यह सभ्यता विश्व की सबसे मॉडर्नाइज्ड सिविलाइजेशन क्यों है, सबसे आधुनिक क्यों है। और इसी की दृष्टि में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सभ्यता की शहर विकास प्रणाली, टाउन प्लानिंग, एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को विश्व में कहीं नहीं देखने को मिली। इसी के साथ यूनिफॉर्म, एक जैसा ईंट का आकार, ब्रिक साइज, इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसी ईंट आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक ही आकार की ईंट एक ही रेशियो में बनी, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पर समान चीजों को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होगा। कोई सरकार ही कर सकती है ये। और कौन सी सरकार हड़प्पा इस पूरी सभ्यता पर रूल कर रही थी, उसका जवाब भी मैं आप लोगों को दूंगा। मगर अभी फिलहाल इन दोनों चीजों को पढ़ने के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस सभ्यता को और भी आधुनिक बनाती है, वो था इसका वजन संतुलन प्रणाली, वेट सिस्टम, चीजों को तोलने का सिस्टम। ये वेट सिस्टम भी पूरी सभ्यता में एक जैसा ही देखने को मिला। वो बाट जिसको रख के आप लोग सब्जियां तोलते हैं, वैसे ही बाट जो कि क्यूबिकल है, क्यूब फॉर्म में है, क्यूबिकल बाट है, ये हम लोगों को पूरी सभ्यता में एक जैसे ही देखने को मिले। ये सब चीजें आप लोग मेरे साथ इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्यों ये सभ्यता इन सभी 3 चीजों की वजह से विश्व की सबसे आधुनिक सभ्यता थी। अब वो क्वेश्चन जो आप लोगों से सभी टीचर्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है कि हड़प्पन सभ्यता ने, मान लीजिए अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूं, नगर है ये सभ्यता का, एक टाउन है, यहां से हम लोगों को क्या क्या चीजें मिली। अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूं तो हड़प्पा से आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वही सब चीजें आप लोगों से आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया गया कि ग्रेट बाथ जिसको आप विशाल स्नान गृह कहते हैं, या मान लीजिए, छोड़िए उसको भी छोड़िए, बोल दिया कि 6 अन्न भंडार, 6 ग्रेनरीज, 6 अन्न भंडार एक साथ हमको हड़प्पन सभ्यता
कि किस नगर में मिलते हैं 6 अन्न भंडार एक साथ आपको हड़प्पन सभ्यता की इस हड़प्पा नगर में देखने को मिलते हैं। तो आंसर ऐसे क्वेश्चन का हड़प्पा होगा और इसको आप तभी दे पाएंगे जवाब इसका जब ये फैक्चुअल डिटेल्स आप लोगों के सामने होंगी। तभी मैं कहता हूं अपने बच्चों को कि बेटा एनसीईआरटीज तो पढ़नी जरूरी है ही है, मगर क्लास में जो मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं वो एनसीईआरटीज से परे आप लोगों के एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी सब्जेक्ट है जो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट्स में जो चीजें मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, देखिए एक्सपीरियंस काउंट करता है यहां पर। आज तक पेपर उससे बाहर नहीं गया है। करंट अफेयर की मैं गारंटी पूरी तरीके से तो नहीं लेता हूं, मगर हां 12 महीने का करंट अफेयर एक एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि जितने भी मार्क्स का ये पोर्शन हो ये पक्का होना चाहिए आपका। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो कि एक ऐसी स्कीम प्ले करती है जो आपको या तो एग्जाम में रखेगी, नहीं तो एग्जाम से बाहर कर सकती है। तो फिलहाल ये पूरी क्लास में सब्जेक्ट डिकोडिंग, सिलेबस डिकोडिंग पे बात हुई। हिस्ट्री का एक टॉपिक हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और बताया कि एनसीईआरटी का रोल कितना जरूरी है, यह भी बताया कैसे प्रिपेयर करना है आप लोगों को इस एग्जामिनेशन के लिए, वो भले कोई भी टीचर एग्जामिनेशन हो, और रिवीजन बार बार पढ़ना कितना जरूरी है चीजों को याद करने के लिए। क्योंकि अगर आप याद करेंगे मेरे लिखवाए नोट्स को तो वो बहुत ज्यादा है, आपको लगेगा इतने लेंदी नोट्स हैं, हालांकि लेंदी है नहीं वो, मगर आपको लगेगा क्यों? क्योंकि दिमाग हमेशा आप लोगों को दूसरा रास्ता दिखाएगा, शॉर्टकट। हमेशा दिमाग हमारा शॉर्टकट ढूंढने में लगा रहता है, मगर आपको बता दूं रीडिंग हैज नो सब्स्टिट्यूट। रीडिंग ही ऐसी चीज है जो आपको मुश्किल से मुश्किल गवर्नमेंट सर्विस के पेपर में सफलता दिला सकती है। और ये रीडिंग किस तरीके से की जाए ये मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इस पे आधे घंटे अलग से चर्चा होगी कि रीडिंग किस तरीके से की जाए कि वो रीडिंग आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग और भी प्रोडक्टिव बन जाए। तो फिलहाल मेरे द्वारा इस क्लास में केवल इतना ही। मैं आप लोगों को अगली क्लास में जल्द ही मिलूंगा जिसमें हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर बात करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।